आज हम पढ़ रहे हैं डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में। ठीक है जी। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसमें एक्चुअली चंद एक बातें आपको पहले सीखनी होंगी और वो ये है कि पार्शियल प्रेशर क्या है। डॉल्टन ने दिया है, इसी नाम तो डॉल्टन बन गया। पार्शियल का मतलब होता है अधूरा। एक होता है मुकम्मल यानी कंप्लीट, और एक क्या है, अधूरा। तो ये क्या मतलब है, अधूरा प्रेशर और पूरा प्रेशर, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस कुछ कैसे है ये हम देख लेते हैं बेटा। तो देखें, इससे पहले हम यहां पर चलते हैं जी। देखें बेटा, आवाज आप लोगों तो सब तक ठीक पहुंच रही है? जी ठीक है जी, मुझे चैट पे लिख सकते हैं बिल्कुल। हाँ जी, ये जो चैप्टर है बेटा, ये थर्ड चैप्टर है। हम थर्ड चैप्टर ही रोजाना पढ़ रहे हैं, तो आज भी वही पढ़ेंगे। तो बेटा इसमें लिखा हुआ कुछ यूं है कि यानी चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल ऐसे ही है। जो बच्चे नए आए हैं कुछ उनके लिए फिर बता देते हैं बेटा हम क्या करने जा रहे हैं। हाँ जी, हम पढ़ने जा रहे हैं डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें हम सीखेंगे कि गैसेस काफी सारी होंगी और उनका प्रेशर होगा अलग अलग, जिसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर किस तरह से काम करता है और टोटल प्रेशर क्या है, इसके लिए आपको यहां पे लेके चलते हैं। देखें गौर से। सबसे पहले तो यहां पे लिखा हुआ है कि आपके पास कुछ डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डेफिनेशन क्या कहती है जी? टोटल प्रेशर। ठीक है जी। ये टोटल प्रेशर कहां पर होगा? ये प्रेशर होगा इस जगह पर, यानी आपको इस कंटेनर पे नजर आएगा। एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ द नॉन रिएक्टिंग गैसेस। मिक्सचर ऑफ द क्या मतलब क्या है? मिक्सचर का मतलब यह है कि आपके पास, मिसाल के तौर पर देखें, ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है जी? मीथेन। ये क्या है? ऑक्सीजन। तो ये अलग अलग किस्म की गैसेस हैं। लेकिन अगर इन तमाम गैसेस को उठाकर, यानी इसको, ऑक्सीजन को मीथेन के साथ सबको जमा कर कर अगर आप एक ही कंटेनर में ले आए, तो ये आपके पास क्या बनेगा? मिक्सचर। तो ये बेटा आपने अपने दिमाग में रखना है कि मिक्सचर कैसे बनता है। अब ये जो मिक्सचर हम बनाएंगे जिन गैसेस का, ये नॉन रिएक्टिंग होंगी। यहां पे बाकायदा तौर पर लिखा भी है नॉन रिएक्टिंग गैसेस। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ठीक है जी। अब नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मतलब यह है कि हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट ना करें। यह ना हो कि आप जब उसको इकट्ठा करके एक कंटेनर में डालें तो वो आपस में रिएक्शन करना शुरू कर दें, ऐसा ना हो। ठीक है ना। इज इक्वल, यानी प्रेशर इक्वल होगा किसके? टू सम ऑफ देयर। सम जैसे मैं लिख दिया है, ये देखें, ये प्लस, ठीक है, पहले लिखा हुआ है, यहां भी प्लस, और फिर इसके बाद इक्वल होगा किसके? इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के। यह है इक्वल साइन। अगर आपको यहां नजर आ रहा है तो क्या मतलब है यहां का, समझ यही बात की हमें, हम बात समझते हैं दोबारा से। देखो, सपोज कर लो कि आपके पास क्या है? एक गैस है। सपोज हम यहां पे ऐसे कर लेते हैं कि ये आपके पास एक गैस है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जब पार्टिकल्स टकराते हैं दीवारों के साथ तो क्या होता है? तो वो एक फोर्स लगाते हैं। पार्टिकल्स की इन्हीं फोर्स का नाम क्या होता है? प्रेशर। ठीक है जी। इसी तरह से जब ऑक्सीजन प्रेशर लगाता है, सपोज कीजिए ऑक्सीजन का प्रेशर है, हम मान लेते हैं 100। इसी तरह मीथेन जो आपके पास, वो भी गैस है, वो भी प्रेशर लगाएगी या उनके पार्टिकल्स प्रेशर लगाएंगे। सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास है 400। इस तरह हाइड्रोजन आपके पास है और ये भी गैस लगाएगी। सपोज कर लीजिए ये आपके पास 500। तो अगर हम 100 प्लस 400 प्लस 500 को इक्वल करें, तो जो प्रेशर यहां पर सारी गैसेस का मिक्सचर मिलकर लगा रहा है, यानी हम बोलेंगे टोटल। आप यूं बोल सकते हैं टीपी, यानी टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? 500 प्लस 400 प्लस 100 इज इक्वल टू 1000। तो ये आपने अपने दिमाग के अंदर बात को रखना है। ठीक है जी। तो ये था सिंपल सा रिलेशनशिप। मैं दोबारा बात करता हूं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ और समझाता जाता हूं। वो क्या? वो ये कि जो आपके पास 100 है ना, देखो ये 1000 से तो कम है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट, अगर 1000 नजर नहीं आ रहा है बेटा तो जरा इसको हम अच्छी तरीके से लिख देते हैं। हाँ जी, 1000 को क्या बोल रहे हैं? टोटल प्रेशर। और 100 इससे कम है तो 100 क्या कहलाएगा?
पार्शियल प्रेशर, आप बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से 400 भी कम है, अधूरा है, नामुकम्मल है, तो इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन यानी CH4। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये आपके पास 500 है, ये भी अधूरा है। तो क्या हुआ, अधूरा और फिर अधूरा और फिर जमा अधूरा, जब सबको जमा किया तो क्या निकल आया भाई, तो निकल आया पूरा। यानी पूरा का मतलब है पूरा पार्शियल प्रेशर, या ऐसे नहीं, पार्शियल प्रेशर्स का सम, यही कहलाता है टोटल प्रेशर। अब आपको कुछ बात समझ में आने लगेगी। दोबारा देखते हैं अपनी स्टेटमेंट लॉ की, या लॉ को देखते हैं या कहें लॉ की स्टेटमेंट को। तो टोटल प्रेशर यानी 1000 exerted by the mixture of the non-reacting gases, जो गैसेस अंदर भरी जा चुकी हैं उन सब के मॉलिक्यूल जो लगा रहे हैं मिलकर, इज इक्वल टू, वो बराबर है सम ऑफ, जमा कर लिया जाए किसको, देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स, अलग अलग गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स के, या को जमा करके। क्या दोबारा बात करते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो गैसेस अलैदा अलैदा अपने अपने कंटेनर में लगा रही थी, जैसे कि यहां पर यहां पर यहां पर, तो उन सब को अगर पार्शियल प्रेशर्स को जमा कर लें तो हमारे पास टोटल प्रेशर आता है और हम मालूम कर सकते हैं। तो अब आपको एक स्टेटमेंट समझा देते हैं। वो स्टेटमेंट कुछ किस तरीके से है, वो ऐसे कि आपने ये वाली बात याद रखनी है कि PT यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द, अब जो हमारे पास गैसेस हैं 3 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो कि आपके पास यहां पर है, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ जो दूसरी गैस है दैट इज मीथेन यानी CH4, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने देखा यही एक लॉ है, यही एक स्टेटमेंट है। चाहे तो आप कहो कि भाई यहां पर H2 की जगह पर A कह लो, CH4 की जगह पर आप गैस B कह लो, और O2 की जगह पे गैस C कह लो। तो आप डिफरेंट गैसेस के नेम भी यहां पर रख सकते हैं। ये था बड़ा आसान सा मामला। मैं दोबारा से बात कर रहा हूं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर असल में क्या है, डिफरेंट गैसेस जो कि अलग अलग अपने कंटेनर में प्रेशर लगा रही हैं, उन तमाम प्रेशर के सम के बराबर होता है टोटल प्रेशर, जो वो मिलकर उतने ही बड़े कंटेनर में, एक ही जितने वॉल्यूम वाले कंटेनर में, देखें गौर से, यहां पर सब बोतलें या सारे के सारे सिलेंडर इक्वल हैं, नजर आ रहे होंगे यकीनन आपको। जितना बड़ा ये कंटेनर है उतना ही बड़ा ये कंटेनर है, उतना ही बड़ा ये है, तो इसे कहते हैं इक्वल वॉल्यूम। एक वॉल्यूम भी इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल वॉल्यूम में जो गैसेस अलग अलग प्रेशर लगा रही हैं, उन सब का सम मिक्सचर ऑफ द ऑल गैसेस के है बराबर। तो ये था जी सिंपल सा आपके पास लॉ। इसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं और समझते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो भाई, इसमें लिखता है फॉर हाइड्रोजन गैस, हम एक्चुअली दिखना ही चाह रहे हैं कि देखो एक सिंपल सी बात है, आपके पास एक कंटेनर है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की गैसेस हैं। अब वो गैसेस चूंकि अलग अलग बिहेव कर रही हैं, यानी जैसा वो अपने कंटेनर में बिहेव कर रही थी, वो इकट्ठे मिलकर रहने के बावजूद भी उतना ही प्रेशर लगा रही हैं। यानी जितना प्रेशर वो पहले लगा रही थी अकेले, अब वो मिलकर भी उतना प्रेशर लगा रही हैं। इसका मतलब है कि एक दूसरे का या एक गैस का दूसरी पर और दूसरी का पहली पर कोई असर नहीं है। तो इस तरह आप तमाम गैसेस के ऊपर जनरल गैस इक्वेशन लागू कर सकते हैं या वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल गैस इक्वेशन हम यहां पर लेकर आते हैं। देखो भैया, सबको पता है जनरल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी वो लिखे जनरल गैस इक्वेशन उमैर खान अकेडमी एट द यूट्यूब, ऑटोमेटिकली वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे मौजूद होता है वो लेक्चर, आप देख सकते हैं वहां पर। तो ये आपके पास है फॉर हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस के लिए क्या होगा, वहां पर कुछ ऐसे होगा कि देखो, आपको पहले सिखा दिया गया था PV इज इक्वल टू nRT, तो हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT। मुश्किल बात है ये वाली, आसान बात। अच्छा, यहां लिखा है फॉर द हाइड्रोजन गैस, तो हम हाइड्रोजन गैस के लिए इसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर सबके लिए लिखें तो सबके लिए भी लिखा जा सकता है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, यहां पर भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। चलो ऐसे करेंगे, इसको हम इकट्ठा करके बाद में लिखेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक बात और समझते हैं कि अगर सबके लिए PV इज इक्वल टू nRT होगा, फिर फर्क क्या आएगा। तो भाई गैसेस तो मुख्तलिफ हैं, तो मुख्तलिफ गैसेस के लिए तो ये इक्वेशन मुख्तलिफ होनी चाहिए। फिर हम वो कैसे लिखें, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने जस्ट ये लिखना है कि जो आपके पास P है, इसके नीचे भी आपने H2 लिख देना है, हाइड्रोजन। मैं जरा इसका कलर चेंज कर देता हूं। देखें,
ये हो गया जी H2 और N के नीचे भी आप लिख दें N2। मुश्किल बात तो नहीं है, दोबारा देख लें, P के नीचे भी N2H2। असल में हमने अभी अभी जिक्र किया था यहां पर वो ये कि जो वॉल्यूम है तमाम कंटेनर का क्या था, देखें इक्वल था। तो तमाम कंटेनर इक्वल है इसलिए वॉल्यूम सबका कांस्टेंट। फिर जो टेम्परेचर था ना, आप कह लें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सबके सब एक ही जगह पड़े हुए हैं, तो जो टेम्परेचर होगा वो भी सबका क्या होगा बेटा, इक्वल ही होगा। तो आपने कांस्टेंट टेम्परेचर का भी ध्यान में रखना है। और तीसरी चीज है आर, देखें वॉल्यूम, टेम्परेचर और आर। आर तो होता है जनरल गैस कांस्टेंट, पड़ा था कांस्टेंट। तो सब जो कांस्टेंट है उनको आगे मैंने H2 नहीं लिखा, जो कांस्टेंट नहीं है, जिस पर तब्दीली रोनुमा हो सकती है, उसके आगे लिखा है H2, यानी नंबर ऑफ मोल्स भी और प्रेशर भी। यानी आपकी बात ज़हन में रख सकते हैं कि आपके पास जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो कम हो सकती है बनिस्बत मीथेन के, इसी तरह हाइड्रोजन भी ज्यादा कम हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमने सबके मॉलिक्यूल बराबर रखने हैं, आप मॉलिक्यूल या उनके नंबर ऑफ मोल या उनके मैसेज मुख्तलिफ ले सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी ये लॉ जो है वो वेरीफाई होता है। तो अब आगे चलते हैं। बिल्कुल अगर मैं इसको ऐसा करता हूं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, चेंज इस तरह से लेकर आते हैं कि जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है, ताकि हम एक वैल्यू बना सकें। तो हम ऐसा करते हैं, यहां लिख लेते हैं प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू, भाई पी हटने दो, वी वहां ले जाओ, वी वहां पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये बन जाएगा NH2 पहले है, RTB पहले लिखा हुआ है, जो नई चीज आई है वो आई है आपके पास, सॉरी ये V, ठीक है। तो RT ओवर V बिल्कुल सेम टू सेम। अगर मैं कहूं कि भाई ऐसा करो कि सपोज कीजिए कि इसको फिर दोबारा से लिखो, आप चाहो ना, मैं थोड़ा सा, मेरे पास पेज लैंडस्केप में है, आपके पास अगर ऊपर से नीचे चल रहा है पोर्ट्रेट में, तो आप ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं एक एक स्टेप। यानी पहला स्टेप आपके पास ये बनेगा, दूसरा स्टेप आपके पास ये बनेगा, और तीसरा स्टेप मैं लिख रहा हूं कि भाई कांस्टेंट को अगर आप क्या करो, खत्म कर दो। यानी कांस्टेंट को अगर आप क्या कर दो, खत्म कर दो। कांस्टेंट ही देखो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट। तो ये सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। अगर कांस्टेंट खत्म कर दें तो हम बोल सकते हैं कि partial pressure of hydrogen is directly proportional to the number of moles of hydrogen। यानी अगर अभी आपके पास एंटीटेस्ट का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अगर आपके पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, आपके पास वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो, फिर ऐसी क्या चीज है जो कि प्रेशर पर असरअंदाज होगी? तो आप कहेंगे सर वो है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जितने नंबर ऑफ मोल, ये बात याद रखें कि नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, N इज इक्वल टू, लास्ट टाइम बताया भी था, मैस ओवर मोलर मैस। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो देखें यहां तो नजर आ रहा है, हमें क्या नजर आ रहा है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के कांस्टेंट होने पर आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली, या यहां देख लें, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन अगर कहीं ऑप्शन में मोल ना लिखा हुआ हो, मैस लिखा हो, तो भी आप याद रखें कि मोल जो होते हैं वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वहां अगर मैस लिखा हो तो भी आप ऑप्शन को दुरुस्त कर सकते हैं। समटाइम मोल भी लिखा होता है, मैस भी लिखा होता है, और मोलर मैस भी लिखा होता है। तो फिर आप ABC तीनों ऑप्शन को दुरुस्त करेंगे, ये वाली बात आपने दिमाग में रख ले। तो बहरहाल ये मैंने एक छोटी सी एक यहाँ पे रिलेशनशिप जोड़ी है, अगर आप ये रिलेशनशिप दोबारा से लेकर आते हैं दोबारा भी ला सकते हैं। देखें वो किस तरीके से, यानी यही चीज आप दोबारा लिखेंगे। अब कुछ ऐसे लिखेंगे PV, वही, क्योंकि हम लिख रहे हैं जर्नल गैस इक्वेशन, ठीक है ना, सबके लिए लिख रहे हैं। तो PV, लेकिन किसके लिए लिखना है, मीथेन के लिए, तो लिखेंगे PCH4। ठीक है, बहरहाल लिखते हैं PV इज इक्वल टू NRT, वही का वही लिखो, इज इक्वल टू P, जो ऊपर है वही नीचे लिख रहा हूं, इज इक्वल टू NRT ओवर V। और आखिर में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, आप लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो देखें, सेम टू सेम ऊपर लिखा है, जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिखा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हमने क्रिएट करना है, वो मैं एक डिफरेंस क्रिएट करता हूं आपके लिए, बताता हूं आपको। ये देखें बेटा, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास वो हिस्सा है जो हमने अभी अभी लिखा है, तो मैं इसको दोबारा से लिखता हूं। हाँ जी, अब देखें, समझ तो आप गए होंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूं।
अब मैंने वही लिखना है जो यहां पे लिखा है। क्या लिखा है जी? मीथेन। तो यहां लिखूंगा CH4, ठीक है जी। एन के साथ जहां पर H2 लिखा था, नीचे CH4, क्योंकि हम ये सब कुछ किसके लिए लिख रहे हैं? मीथेन गैस के लिए। इसी तरह जब यहां लिखेंगे ऑक्सीजन के लिए, तो यहां भी लिखेंगे PO2 NO2, ठीक है। यहां क्या लिखा था? H2H2, यहां पे क्या लिखोगे मीथेन के हिसाब से? CH4, और यहां पर भी CH4। आगे चलते हैं तो यहां पे बेटा CH4 और इधर भी CH4। सिमिलरली जब ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे तो सारा कुछ ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे O2, और यहां पर भी O2। तो आपने देखा कि हमें एक रिलेशनशिप बना लिया यहां पर। कौन कौन सा रिलेशनशिप है अगर गौर से देखें तो? देखें बेटा, ये एक रिजल्ट है जो आपके सामने आ रहा है, ठीक है। इस रिजल्ट का मतलब यह है कि जो प्रेशर है किसका भला? किसी भी गैस का। और ये जो सारे आपके पास PH2, PCH4, PO2 आपके पास है मौजूद, ये सब के सब पार्शियल प्रेशर्स हैं, ठीक है ना। मतलब ये भी आपके पास जो है ना पार्शियल प्रेशर है, नीचे भी आपके पास ये जो आपके पास है पार्शियल प्रेशर है, और मेरे पीछे जो है ये भी आपके पास पार्शियल प्रेशर है। तो हम ये बात कह रहे हैं कि ये पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके? नंबर ऑफ मोल्स, चाहे वो हाइड्रोजन के हों, चाहे वो मीथेन के हों, चाहे वो ऑक्सीजन के हों। तो आप ये देख रहे हो कि ये कितनी जबरदस्त बात है। अब एक्चुअली हमें एक बात मालूम करनी थी, हमारा एक मकसद था। मकसद ये था कि जो आपके पास ये जो है ना पार्शियल प्रेशर, ये मालूम करना भाई पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है। ये मालूम हो गया। अब आप दिमाग में रखना है P इज इक्वल टू N बस, और आगे RT ओवर V, ये आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। अब हम चलते हैं मजीद आगे और एक बात समझ के आते हैं कि क्या हमें ये कुछ समझ में आता है मजीद। देखें, अगर मैं आपसे कह दूं कि ऐसा करते हैं, एक यहां पर इक्वेशन लिखते हैं, देखो शायद आपको नजर आए। हाँ जी, आप लिखेंगे जो हमने पहली पहली इक्वेशन लिखी थी, वो कौन सी थी भाई? वो थी ये वाली इक्वेशन। इसी इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, देखते हैं हमसे हमें क्या मिलता है वहां पर। तो मैं फिलहाल इसको मिटा देता हूं और ये बड़ा आसान सा आपको नजर आने वाला है जी। PT इज इक्वल टू, अब मैंने क्या कहा था? P के आगे क्या लिखोगे? नजर नहीं आया? ये देखो, P के आगे लिखोगे N। तो भाई लिखो P इज इक्वल टू N, वैल्यू पुट करो एक्चुअली सबकी। तो वो हम करके देखते हैं। तो लिखो PH2 इज इक्वल टू NH2, और RT, ये रहा जी RT ओवर V, ये भी लिखो। ये याद रखो कि RT ओवर V यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तीनों को कॉमन ले लो, वन टाइम लिखो। तो देखो वन टाइम लिखेंगे RT ओवर V। अब बाकी क्या रह गया? प्लस, ये जी प्लस, P के साथ फिर N आ जाएगा, NCH4, और इसका RT ओवर V भी ये रहा, क्योंकि हमने ये कॉमन लिख करके लिखना है बेटा। और इस तरह से PO2 भी NO2RT, यानी मैंने एक्चुअली यही लिखा हुआ है हर जगह पर। PH2 की जगह पर NH2 RT ओवर V, PCH4 की जगह पर NCH4 RT ओवर V, और PO2 की जगह पर वही NO2 और RT ओवर V। ये सेम टू सेम मैंने वही फार्मूला लिख दिया। अब मुझे आप खुद बताओ कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लूं, सबको जमा कर लूं, तो क्या आ जाएगा? टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा जी? टोटल नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तो आप इन सब की जगह लिख सकते हो NT, टोटल नंबर ऑफ मोल, आगे PT, सॉरी अपना RT ओवर V। ये जी आपके पास बन गया टोटल प्रेशर इज इक्वल टू NT/RT ओवर V। ये आपकी बुक में भी लिखा था, तो मैंने वहां से इसको लिख दिया है बेटा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। PT इज इक्वल टू NT/RT। मेरा ख्याल से ये आपको मुश्किल नहीं लगा होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगली बात को सीखते हैं कि इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला है। वो वही कंक्लूजन है जो आपने पहले भी लिया था, बस वहां पर फर्क ये था। देखें यहां पर क्या था, यहां पर एक्चुअली सबके सब पार्शियल प्रेशर्स थे, यानी ये भी पार्शियल, या कह ये भी पार्शियल, ये भी पार्शियल, ये भी पार्शियल। अब हमने क्या किया? हमने इन सबको मिलाकर बना दिया जी टोटल प्रेशर। तो इक्वेशन डिफरेंट हो गई, कहां पर? यहां पर।
कोशिश क्या करें बेटा, पेन अपने पास रखा करें, जो चीज हम लिख लेते हैं वो आप लिख लिया करें। मेरे पास जरा लिमिटेशंस होती हैं, मैं तो ज्यादा बड़ा बड़ा करके लिखना पड़ता था कि कुछ ना कुछ समझ में आ जाए आपको, तो आप अपनी कॉपी पे लिख लिया करें। पीटी इज इक्वल टू एन टी ओवर आर टी, ये आपके पास सारे मिक्सचर के लिए, मतलब ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है, ये इक्वेशन इसके ऊपर लागू होती है भाई। किसके ऊपर लागू होती है, जरा गौर से देखिएगा, ए इस वाली सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। और जो हमने इससे बाद में लिखी है, मतलब ये वाली सिचुएशन किसके लिए लागू होती है, या ये किसके लिए जनरल गैस इक्वेशन है, ये आपके पास इस चीज के लिए, ठीक है जी। अगली वाली इसके लिए, उससे अगली वाली इसके लिए। तो आपको ये बताया जा रहा है कि ये जनरल गैस इक्वेशन सिर्फ हमारे पास किसके लिए नहीं है, मतलब एक सिलेंडर के लिए नहीं है, इस सिलेंडर के लिए भी है, इसके लिए भी है, जो अगला वाला है उसके लिए भी है, ठीक है ना, नजर आपको आ जाएगा, और सबसे आखिरी वाले के लिए भी है, यानी जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है। तो बेटा ये अलग अलग रखेंगे, जनरल गैस इक्वेशन फॉर ऑल द इंडिविजुअल गैसेस, जैसे कि ये हमने पढ़ा, ठीक है ना, ये इंडिविजुअल गैसेस, और जो आखिर में प्रूफ किया वो तो मिक्सचर ऑफ द गैसेस। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। एक छोटा सा और भी किताब ने यहाँ पर हमारे लिए कुछ लिखा हुआ है, वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन है कब, जब आप कैलकुलेट करते हो पार्शियल प्रेशर। अब आपको कुछ बात समझ में नहीं आई, मैं फिर बात कहता हूं, हम क्या बात, एक सवाल निकालते हैं दरमियान से। वो कहता है कि अगर हमें सपोज कीजिए टोटल प्रेशर मालूम करना है, तो क्या मालूम होना चाहिए भाई, पार्शियल प्रेशर मालूम होने चाहिए। पार्शियल प्रेशर कैसे मालूम होंगे, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि जब गैस अपने सिलेंडर में पड़ी हुई हो, तो आप क्या करें, वहां पर उसके बाहर एक आला रखें, ठीक है, जैसे मैनोमीटर बैरोमीटर वगैरह, कान रखें ताकि कुछ सुन सकें, इस तरह आप आला रखेंगे तो आप प्रेशर नाप सकेंगे। तो या तो वो गैस वाकई में पड़ी हुई हो, कहां पड़ी हुई हो भाई, वो पड़ी हो अपने कंटेनर्स के अंदर, ठीक है ना, और वहां पर आप प्रेशर मालूम कर लें। या दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है, अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट आपने किया नहीं है, एक्सपेरिमेंट किए बगैर ही कोई पूछ रहा है बताओ भाई कितना पार्शियल प्रेशर है, अब कैसे मालूम करोगे, यानी कंटेनर है नहीं, गैस है नहीं, वो कह रहा थी कभी मैंने देखा था, लेकिन उसके बारे में कुछ मालूमात जरूर होगी, उन मालूमात की बिना पर आपने बताना है कि पार्शियल प्रेशर कैसे मालूम किया जा सकता है। यही हमारा सवाल है कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी ना हो आला वगैरह जिसके जरिए से आप मालूम कर सको, तो फिर कैसे करोगे, मतलब आपसे पूछ रहा है बस। तो बेटा इसका तरीकाकार ये है कि आप सपोज कर लें कि हमारे पास दो गैसेस हैं, ए और बी, नाम भी नहीं बताया उसने, ठीक है ना। अब वो कहता है कि इसका बताओ, इनका इसका प्रेशर क्या है, इसका प्रेशर क्या है, ताकि इन दोनों को अगर जमा कर ले तो ऑटोमेटिकली आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। गैसेस हमने पहले 3 ली थी, 4 5 भी ले सकते हैं, अब फिलहाल 2 ले रहे हैं, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। शायद आपको ये नजर ना आया हो, मैं दोबारा दिखाता हूं। हाँ जी, तो मैंने कहा है कि हमारे पास गैसेस हैं, कौन कौन सी हैं बेटा, ए गैस, बी गैस और टोटल। यानी कोई पूछ रहा है कि एक गैस थी ए, बताओ उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, बी का पार्शियल प्रेशर क्या है, दोनों के पार्शियल प्रेशर को अगर जमा कर दें, यानी पी ए को पी बी के अंदर अगर जमा कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। बताओ भाई ये कैसे मालूम करेंगे, यही सवाल है अब आपका, कैसे करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, छोटी सी कैलकुलेशन है वो हम कर लेते हैं, पुरानी बात ही करनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे गैस ए के लिए जनरल गैस इक्वेशन लिख के दो, क्या लिखोगे, पी पहले लिखे थे O2H2CH4, अब के बाद लिख दो A इज इक्वल टू NRT, N के साथ A, R और T हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर मैं कहूं नहीं जी मुझे B के लिए भी लिख कर दो, हाँ B के लिए भी लिखा जा सकता है, PB इज इक्वल टू NBRT। मुश्किल है, नहीं भी इसके लिए भी लिख के दो, अभी सिखाया मैंने आपको, अलग अलग भी सिखाया है, यानी इंडिविजुअल गैसेस के लिए भी और टोटल के लिए भी। टोटल कैसे लिखोगे, PT इज इक्वल टू NTRT, ठीक है। बस फर्क ये है कि पिछली वाली बात में ये जो आपके पास था ना, क्या कहते हैं, मैंने लिखा है PA, इसमें एक चीज जो नहीं लिखी वो मैं थोड़ी अलग करके दिखाता हूं, वो था PV। क्या था बेटा, PV, तो वो हम लिखते हैं दोबारा से PV। अब PV यहां भी लिख सकते हो, ठीक है, और अगर चाहो यहां ना लिखना चाहो तो जैसे अभी लिख कर आए हैं RT/V, RT/V और RT/V भी लिख सकते हैं, बहुत आसान सा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास 3 इक्वेशंस हो गई, ठीक है। लेकिन हमारी जो बुक है बेटा, हमारी बुक में जो आपके पास ये नजर आ रहा है वो यहां पर नजर नहीं आएगा, अपनी बुक में देखेंगे तो उसने इसको ना तरतीब से ही लिखा हुआ है, तो हम इसे तरतीब से लिख लेते हैं, हमारा क्या जाता है भाई, ठीक है ना। देखो भाई कैसे, PV
पी वी पी वी, बस पर के पी के साथ आपने ए बी सी लगाना है। आप इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी। अब तीनों इक्वेशन को कुछ ऐसा करो जैसे आपको पूछता है आपसे, भाई आप मुझे ना अपना परसेंटेज बताओ, तो परसेंटेज कैसे बताते हो? आप कहते हो सर हमें आता है, जितने मार्क्स हमने ऑब्टेन किए हैं उसको डिवाइड करते हैं, यानी ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर क्या लिखते हो? थोड़ी। नीचे क्या लिखते हो? पूरी। यानी ऊपर थोड़े मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए होते हैं, नीचे क्या लिखते हो? पूरे मार्क्स। तो यहां भी ऐसा है, ऊपर पार्शल, नीचे कंप्लीट। देखो बात समझने की कोशिश करते हैं कैसे। ये देखो, ये आपके पास पार्शियल प्रेशर है, यहां पर ए पी ए, यहां आपके पास पार्शियल प्रेशर है पी बी, यहां टोटल प्रेशर है। तो अगर मैं आपको कहता हूं भाई डिवाइड करो, तो आपने क्या करना है? ऊपर रखना है क्या? पी ए वी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 लिख रहे हैं बेटा, एन ए आर टी। और इसी तरीके से ये आर टी डिवाइडेड बाय टोटल पी टी, नीचे क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू एन टी आर टी। अब आपने करना यह है कि जो चीज इसमें से कैंसिल आउट हो सकती है कैंसिल कर दें। देखिए आर टी से कैंसिल हो जाएगा, वी से कैंसिल हो जाएगा। और जैसे मैंने शुरू में सिखाया था कि V आपने यहां लिखना, वहां V लिख दो, तो अभी लिख देना, फिर भी कैंसिल हो जाएगा। यानी V रहना नहीं है ना शुरू में ना आखिर के अंदर। लो भाई, अब आपके पास क्या बना वो आपने लिखना है। हमने लिखा है यहां पर, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। हाँ जी, पी ए ओवर पी टी is equal to NA ओवर NT। अब आपने करना यह है कि यहां से जो PT है वो हटा देना है। ये PT हमने यहां से हटा दिया और सिर्फ PA रहने दिया। PT कहां चला गया? PT यहां चला गया भाई दूसरी तरफ। अब मैंने आपको एक बात समझा दी है। क्या बात समझा दी? हम क्या मालूम करना चाहते थे? हम यही तो मालूम करना चाहते थे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A बताओ। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ A हमने फार्मूले के थ्रू मालूम कर लिया, यानी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वे कहते हैं नहीं भाई पी ए के साथ साथ भाई पी बी भी तो बताना था, तो पी बी बता दो। बिल्कुल सेम टू सेम यही आप लिखो जो आपके पास पहले लिखा हुआ है। लिखेंगे पी बी इज इक्वल टू एन बी, यानी देखो ये लिख रहे हैं एन ए की जगह एन बी, बाकी एन टी पी टी वैसे का वैसा। तो आपको वो समझ में आ गया। मैं दोबारा दिखाता हूं आपको लिखकर। हाँ जी, कैसे लिखोगे? पी ए की जगह पर पी बी, एन ए की जगह पर क्या लिखोगे? एन पी ओवर एन टी और पी टी, सेम टू सेम। बेटा ये कोशिश करना है आपने, एहतियात से लिखना है। हाँ जी, एक और ये आपके पास तो। हाँ जी, अब क्या मालूम होगा? बिल्कुल ठीक। यानी आपने जो पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मालूम करना था ये भी मालूम हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मालूम करना था ये भी हो गया। अब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था इन दोनों को सम कर दो। तो भाई सम करने से क्या शुरू हो जाएगा? पी टी लिख देते हैं। पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये तो जी बड़ा आसान सा मामला था। अब वो कहेंगे सर इसमें ना किताब ने कुछ और भी लिखा है। किताब ने एक चीज और लिखी है, और वो क्या है? वो ये है कि एन ए ओवर एन टी को उसने लिखा है एक्स ए, यानी एक्स का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। तो आप यहां पे लिख सकते हैं एक्स ए। इसी तरह इसकी जगह पर आप लिख सकते हो एक्स बी, यानी पी बी इज इक्वल टू एक्स बी ओवर या एक्स बी पी टी। मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी टी, ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पे क्या लिख सकते हैं? पी ए इज इक्वल टू एक्स ए और पी टी। सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर काइंड की चीजें हैं बेटा ये। अब कोई कहेगा सर ये तो बताएंगे क्या है एक्स क्या होता है? बेटा एक्स की वैल्यू तो यही है एन ए ओवर एन टी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इसको कहते हैं। और इसके बारे में अगर मजीद बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको यहां पर समझा देता हूं ताकि आपके जहन में आ जाए। देखो बेटा बात ये होती है कि जब आप, वैसे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर हमारे पास 9 है सॉल्यूशंस, उसके अंदर इसके बारे में काफी मालूमात है। जैसे क्वांटिटीज को नापते हैं, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, आगे शायद आपको ना पता हो, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है। ये एफएससी के अंदर नहीं है। कुछ चीजें हैं जैसे मोलैरिटी और
नॉर्मेलिटी भी बहुत कम है। तो ये कब काम आती है? ये जब काम आती है जब आपके पास सोल्यूशन बनाए रहे। सोल्यूशन कब बनता है? जब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट आपस में मिलकर क्या बना ले? सोल्यूशन। अब आपको पता है कि सोल्यूशन, मिसाल के तौर पर आपने नमक डाल दिया पानी के अंदर और आपने बना लिया सोल्यूशन। अब मैं पूछता हूं कि भाई इसकी कंसंट्रेशन क्या है जो सोल्यूशन बनाया है, तो आप एक्चुअली पानी के बारे में नहीं बताओगे। देखो आप क्या कर रहे हो, ज्यादा मिकदार में पानी है, कम मिकदार में नमक है, लेकिन फिर भी कहते हो नमक का सोल्यूशन। इस तरह शुगर का सोल्यूशन, तो जो शुगर है या नमक है वो क्या? सॉल्यूट। सॉल्यूट के नाम पर सोल्यूशन का नाम रखा जाता है। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, वो क्या? वो ये कि यहां हमारे पास क्या है बेटा, दोबारा बात समझ लो इस चीज को, कि सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें सॉल्यूट है। अब मिकदार किसकी बता रहे हो? सॉल्यूट की। भाई नमक की मिकदार 1 चम्मच है इस पूरे सोल्यूशन में, बात खत्म। चीनी की मिकदार 2 चम्मच है। चम्मच ही मालूम किया जा सकता है, ग्राम्स में भी आप मालूम कर सकते हैं, जैसे आप उसको बेटा मालूम करना चाहो, ठीक है, जैसे आपका दिल करता है। आम जुबान में तो हम चम्मच ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आप शरबत तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप केमिस्ट्री के अंदर काम करें तो फिर ज्यादातर ग्राम के बारे में ही बताएंगे कि ग्राम कैसे होते हैं। तो ये भी एक अहम बात है। अच्छा, इसके बाद हम फिर आगे चलते हैं, अगली बात समझते हैं। अगर एक ऐसा सोल्यूशन हो जिसके अंदर चीनी भी हो, नमक भी हो, जिसके अंदर लेमन जूस भी हो, तो फिर क्या होगा? अब आप किसकी बारे में बताओगे? तो आप परेशान हो जाएंगे, भाई ये तो मामला खराब है। अगर हम मोलैरिटी की तारीफ करते हैं तो कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। यानी हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बारे में रिलेशनशिप है, लेकिन अगर सॉल्यूट्स हों फिर क्या करते हैं? फिर हम मोलैरिटी नहीं देखते या हम नॉर्मेलिटी नहीं देखते, फिर हम मालूम करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन एक ऐसी चीज है जब मिक्सचर हो कई किस्म के सॉल्यूट्स का, ठीक है, या आप कह लीजिए कंपोजिशन हो, तो फिर उनके बारे में हम मालूम करते हैं कि इसका मोल फ्रैक्शन क्या है। बहरहाल चैप्टर नंबर 9 में मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में थोड़ा तफसील से समझाऊंगा कि भाई मोल फ्रैक्शन कैसे काम करता है। लेकिन अभी बस इतना ही कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू Na ओवर Nt, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल गैस। दोबारा देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इंडिविजुअल गैस, ये क्या है? ये रहा NaB या फिर Na डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर किधर है भाई? टोटल नंबर है ये रहे, इंडिविजुअल डिवाइड बाय टोटल। समझ लीजिए ये सोल्यूशन है, और सोल्यूशन में 2-3 चीजें हैं। थोड़ा सा अगर नजर नहीं आ रहा आपको, हाँ जी देखें, ये आपके पास नीचे क्या है? सोल्यूशन है, और ऊपर क्या है? उसमें मौजूद सॉल्यूट। एक नीचे सोल्यूशन है और उसके ऊपर क्या है? दूसरा सॉल्यूट। इस तरह तीसरा, चौथा, पांचवा सब हो सकते हैं। तो यही आपके पास है कि अगर आप किसी भी सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट मालूम करोगे, तो हमेशा आपके पास जो आंसर आने वाला है बेटा वो 1 ही आने वाला है। तो ये आपने अपने दिमाग में बात रख लेनी है। ये 1 क्यों आएगा, इसको इंशाल्लाह आगे रखकर सपोज भी कहते हैं प्रूफ भी कर देंगे, क्योंकि टाइम कम है इसलिए इतना ही काफी रहेगा। तो बहरहाल ये सोल्यूशन से ताल्लुक रखता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो वहां पर इंशाल्लाह सीखेंगे। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ में आया होगा बेटा। समझने असल में थोड़ा सा ये लाइव लेक्चर होता है, इसमें हमें भी परेशानी होती है कि कोई चीज कहीं आगे पीछे ना हो, तो दिमाग जो है ना काफी हद तक डिस्पर्स्ड होता है। बट ये कि आप ना अपनी कॉपी पे लिख लिया करें, कहीं पर कोई मसला परेशानी है तो वो आप मुझे बता दिया करें, ताकि फिर उसी तरीके से हम उसको हल भी कर लें। ठीक है जी, तो फिर अब तक के लिए इतना ही, और अपना ख्याल रखिएगा। जो क्वेश्चन है वो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं आप सबके जो माइक्स हैं बेटा वो अनम्यूट करने लगा हूँ।